बेटा साक्षी, जरा संभल कर, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? देखो, अभी अभी गिरते हुए बची हो। अगर गलती से तुम टकरा जाती तो देखो, सामने की दीवार से तुम्हारा सर टकरा जाता, और अगर निशान पड़ जाता तो इतना सुंदर सा चेहरा बिगड़ जाता। कभी कभी तो फोन से नजर हटा लो बेटा, न जाने आजकल के बच्चों को क्या हो गया है। रास्ते में, गाड़ी में और तो और ट्रेन में, हर जगह हर वक्त फोन पर ही नजर रहती है। न जाने देश का भविष्य किस ओर जा रहा है। लक्ष्मी जी अपनी पोती साक्षी से कह रही थी, तो साक्षी ने पहले इधर उधर देखा, फिर बोली, दादी, आपका टोकना जरूरी था, अभी मैं गिर जाती तो। कितनी बार कहा है मुझे टोका मत करो, मुझे पता है मुझे किधर चलना है। ऐसे तो मैं नहीं गिरती, पर आपके टोकने की वजह से मैं जरूर टकरा जाती हूँ। सही कहती है मम्मी, आप अपने काम से मतलब नहीं रखती है और हर किसी के मामले में टांग अड़ाती रहती है। कोई काम नहीं रहता तो जाकर अपने कमरे में क्यों नहीं बैठती है? फिर साक्षी की आवाज सुनकर उसकी माँ प्रतिभा आई और बोली, बेटा साक्षी, तुम आ गई, और ये क्या, घर में आते ही नाराज? मेरी राजकुमारी को किसने नाराज कर दिया? तो साक्षी बोली, मम्मा, दादी को समझा लो, मुझे बात बात पर सलाह ना दे। अभी इनकी वजह से मैं गिरते गिरते बची हूँ। सोच लो, अगर मेरा सर फट जाता और मेरे सर पर निशान पड़ जाता तो क्या आपकी राजकुमारी को कोई ढंग का राजकुमार मिलता? फिर प्रतिभा ने लक्ष्मी जी की तरफ देखा। लक्ष्मी जी कुछ बोलना चाही तो प्रतिभा ने पहले ही उन्हें चुप कर दिया और बोली, माँ जी, अब आप ये कहेंगी कि आपने तो साक्षी को बचाया, पर मैं आपको अच्छे से जानती हूँ। पूरे दिन घर में इधर उधर घूमती रहती है। आप बातों को बनाती कम, बिगाड़ती ज्यादा है। अब आप अपनी दलील अपने पास ही रखिए। चलो बेटा, जाओ, तुम अपने कमरे में आराम करो। इनका तो रोज का यही है, बस घर के माहौल को खराब करना। इतना कहकर प्रतिभा भी बेटी के साथ चली गई। लक्ष्मी जी का बेटा संजय ऑफिस से लौटा ही था। बाहर तक सबकी आवाजें आ रही थी। जैसे ही वो घर के अंदर आया और बोला, माँ, घर से इतनी तेज आवाज क्यों आ रही थी? अब क्या हुआ? तो लक्ष्मी जी ने कहा, बेटा, मैंने कुछ नहीं किया, वो तो बस साक्षी फोन देखते हुए चल रही थी और मैंने उसे टोक दिया। भगवान का शुक्र है कि उसे चोट नहीं लगी, पर बहू तो उल्टा मुझ पर ही इल्जाम लगा रही है। फिर संजय बोला, माँ, साक्षी कोई बच्ची नहीं है जो आप उसे चलना और बोलना सिखाती है। बचपन में जब पोती का ख्याल रखना था तब तो आप भैया के साथ रहती थी। उस वक्त पोती की कोई चिंता नहीं होती थी, और आज जब वो अपने पैरों पर खड़ी है तो आपको उसकी चिंता हो रही है। माँ, हाथ जोड़ता हूँ, जो जैसे चल रहा है चलने दीजिए और घर की शांति बनी रहने दीजिए। इतना कहते हुए संजय अपने कमरे में चला गया। लक्ष्मी जी आशा भरी निगाहों से बेटे की तरफ देखती रही और बेटा उनसे मुंह फेर कर चला गया। संजय के जाने के बाद लक्ष्मी जी अपने कमरे में गई और अपने पति माधव बाबू की तस्वीर को देखकर आंसू बहाते हुए बोले, आप तो कहते थे कि मैं 2 बेटे नहीं 2 कंधे छोड़ जा रहा हूँ जो तुम्हारा ख्याल रखेंगे, पर यहाँ तो बच्चे अपनी माँ को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मुझे आज भी याद है, जब बहू माँ बनने वाली थी तो मैंने बड़े प्यार से संजय से कहा था कि बहू की देखभाल के लिए मैं आ जाती हूँ। तब इसी बेटे ने कहा था कि आपके आने से बहू का काम बढ़ जाएगा, तो आप भैया के पास रहिए। जिस माँ की हर बात पर बचपन में पहले भरोसा था, वही माँ आज शक के घेरे में है। ये कैसी विडंबना है? इतना कहते हुए लक्ष्मी जी रोने लगी। तभी लक्ष्मी जी का फोन बजा और उनका बड़ा बेटा राजीव बोला, माँ, कैसी है? ज्यादा ठंड तो नहीं पड़ रही? अपना ध्यान रखिएगा और च्यवनप्राश खाते रहिएगा, वरना आपके घुटनों का दर्द फिर से शुरू हो जाएगा। तो लक्ष्मी जी बोली, इतनी दूर रहकर भी तुम्हें मेरा इतना ख्याल रहता है तो तुम वापस क्यों नहीं आ जाते? फिर राजीव बोला, आप तो जानती है, राधा के जाने के बाद मुझे वो शहर वो देश रास नहीं आया। जब तक वो थी
जीने का एक मकसद था। उसके जाने के बाद कृणाल को मैंने हॉस्टल में छोड़ दिया। देखते ही देखते समय पंख लगाकर उड़ गया और कृणाल अपने अकेले होने का मुझे जिम्मेदार ठहराने लगा। आज देखिए, वो भी मुझसे मिलने नहीं आता और उसने भी अपनी एक अलग दुनिया बसा ली। और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि मैं अपने पास आपको नहीं रख पाता, क्योंकि आपका शरीर इतनी ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। फिर लक्ष्मी जी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, मैं हर दर्द बर्दाश्त कर लूंगी, बस तुम्हारी तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती है। तो राजीव बोला, माँ आप ठीक तो है, आपकी आवाज में दर्द है। संजय आपका ख्याल तो रखता है, उसे कहिएगा मैं जब तक हूं पैसों की कमी होने नहीं दूंगा। बस वो आपका ख्याल रखे, क्योंकि हर माँ बाप के नसीब में बच्चों का प्यार और साथ शायद नहीं लिखा होता है। बेचारी लक्ष्मी जी आखिर बेटे को कहती भी तो क्या कहती कि जो डर उसके मन में है वही तकलीफ तो उसकी माँ अभी झेल रही है। पत्नी के देहांत के बाद राजीव अहमदाबाद छोड़कर विदेश में बस गया था। माँ और भाई को पैसे की कोई कमी नहीं होने देता था। फिर भी कुछ बच्चे अपने माँ बाप के प्रति अपना फर्ज भूल जाते हैं। लक्ष्मी जी चुपचाप अपने कमरे में उदास बैठी थी। तभी प्रतिभा ने संजय को जाकर बताया कि जेठ जी का फोन आया था और मम्मी जी रो रही है। तभी उधर से संजय आया और बोला, माँ मैंने सुना भैया का फोन आया था, तो आप रो रही थी। आपने तो सब उगल दिया होगा। बड़ा आश्चर्य होता है देखकर कि माँ बाप बुढ़ापे में अपने ही बच्चों की शिकायत अपने दूसरे बच्चों से करते हैं। फिर लक्ष्मी जी बोली, बेटा तुम जो कह रहे हो क्या वो तुम्हारा मन मानने के लिए तैयार है? अगर हाँ तो इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। जिस माँ की हर बात बचपन में तुम आंख बंद करके भरोसा करते थे, आज उसी माँ को कटघरे में खड़ा करके सवाल जवाब कर रहे हो। मेरे लिए तो तुम दोनों एक जैसे हो। अब ये बात तुम मानो या ना मानो, बहू से कह देना रात का खाना खाने की इच्छा नहीं है, पेट और मन दोनों भर गया। इतना कहकर लक्ष्मी जी मुंह फेर कर सो गई। अब ज्यादातर लक्ष्मी जी अपने कमरे में ही रहती थी, ना किसी से मिलती थी ना किसी को टोकती थी। एक दिन साक्षी कान में ईयरफोन लगाकर गाना सुन रही थी और पीछे से प्रतिभा उसे आवाज लगा रही थी। लक्ष्मी जी सब देख रही थी पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। तभी उधर से डाकिया आया और लक्ष्मी जी के नाम का लिफाफा उन्हें दिया। लक्ष्मी जी का वो चेक वाला लिफाफा राजीव हर साल भेजता था। तभी प्रतिभा आई और बोली, माँ जी आप देख रही थी कि मैं साक्षी को कब से आवाज लगा रही थी। आप उससे कह तो सकती थी कि मैं उसे आवाज लगा रही हूं। मेरी आवाज आपके कान में नहीं गई, पर डाकिये की आवाज आपके कान में चली गई। और क्यों ना जाए, पैसों के आगे कहां किसी को कुछ दिखता है। फिर लक्ष्मी जी मुस्कुराकर बोली, बहू तुमने ही तो कहा था कि मैं घर के किसी मामले में दखल अंदाजी ना करूं। एक बार में बता दो बहू, मुझे करना क्या है? इस तरह से घुट घुट कर अब मुझसे जिया नहीं जाता। और जहां तक इस चेक की बात है तो ये लो। इतना कहकर लक्ष्मी जी ने चेक फाड़ कर कूड़ेदान में फेंक दिया और चली गई। शाम में जब संजय लौट कर आए तो प्रतिभा ने खूब बखेड़ा खड़ा किया और सारी बात बताई। फिर संजय गुस्से से तमतमाता हुआ लक्ष्मी जी के कमरे में गया और बोला, माँ ये मैं क्या सुन रहा हूं? तुमने भैया का भेजा हुआ चेक फाड़ दिया। बुढ़ापे में सठिया गई है क्या? चेक आपने फाड़ दिया तो शहर में मैंने जो घर बुक किया है उसका EMI कैसे भरूंगा? आप तो पापा के पेंशन को भी दबाकर बैठी है और भैया जो भेजता है वो भी मुझे नहीं देना चाहती। आप माँ है या दुश्मन? फिर लक्ष्मी जी उठकर खड़ी हो गई और बोली, बस बहुत हुआ। पहली बात, तुम जिस घर में खड़े होकर बोल रहे हो वो मेरे पति का है। दूसरी बात, पति की मृत्यु के बाद उसका पेंशन उसकी पत्नी का सहारा होता है, ना कि उसके बेटे के परिवार का। और जहां तक राजीव के भेजे हुए पैसे की बात है, वो मेरे खर्चे के लिए भेजता है, ना कि तुम्हारे लिए। और अब मुझे उसकी भी जरूरत नहीं है। तुम्हारे बाबूजी के पेंशन से ही मेरा गुजारा हो जाएगा।
तभी प्रतिभा आगे बढ़कर बोली, माँ जी, आपको हो क्या गया है? जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है आपके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। तो लक्ष्मी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहू, मैंने तो 2 बेटे पैदा किए हैं, कोई तो सहारा बनेगा। तुम सोचो, तुमने अपनी बेटी को क्या शिक्षा दी है? ना तो बड़ों से बात करने की तमीज है, ना अपने परिवार के मान सम्मान की कोई चिंता है। आगे चलकर तुम क्या करोगी? इतना कहकर लक्ष्मी जी अपने कमरे में चली गई। अब दोनों पति पत्नी एक दूसरे को देख ही रहे थे। तभी उधर से साक्षी आई और बोली, पापा, मैं आज शॉपिंग के लिए गई थी। वहां उन्होंने कहा कि मेरे कार्ड में पैसा ही नहीं है। बताओ, मेरे दोस्तों के सामने मेरी कितनी बेइज्जती हो गई। ध्यान से मेरे अकाउंट में पैसे डाल देना। इतना कहकर फोन देखते हुए साक्षी अपने कमरे में चली गई। संजय हैरानी से बेटी की तरफ देख रहा था। तभी प्रतिभा बोली, आप उसे छोड़िए, ये सोचिए कि अब उस फ्लैट का पैसा हम कैसे भरेंगे। तो संजय बोला, तुम्हें पैसों की पड़ी है, हमारा भविष्य यहाँ बिगड़ता हुआ दिख रहा है, तुम्हें उसकी चिंता नहीं। फिर प्रतिभा बोली, आप कहना क्या चाहते हैं? संजय बोला, अब कहने सुनने को बचा क्या है? तुमने सुना तुम्हारी बेटी ने किस तरह से बात की। माँ सही कहती है, हम पैसे बटोरने में रह गए और एक बेटी को संस्कार तक नहीं दे पाए। मेरी बेटी ने अगर मुझे इतना कुछ बोला है तो शायद मैं इसी योग्य हूं। निराश संजय वहां से उठकर चला गया। दूसरे दिन राजीव ने जब देखा कि पैसे नहीं निकाले गए, तब उसने मां को फोन किया और मां ने सारी घटना बताई और कहा कि आगे से मेरे लिए चेक मत भेजना, और अगर मां की चिंता है तो अपनी यादों से बाहर निकलो और अपने देश लौट आओ। इधर एक दिन साक्षी ने प्रतिभा को भी बहुत खरी खोटी सुनाई। फिर उस दिन लक्ष्मी जी के सब्र का बांध टूट गया और साक्षी को एक थप्पड़ लगाया और बोली, अभी भी इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत है कि अपने टूटे घर को संभाल सकती है। अगर यही सब करना है तो अपने बलबूते पर कहीं और जाकर करो। मेरे घर में बड़ों का अपमान नहीं किया जाता है। दोबारा से अगर तुम्हारी ऊंची आवाज मैंने सुनी तो तुम्हारे माँ बाप के साथ तुम्हें भी घर से निकाल दूंगी। अब मुझे बच्चों का मोह नहीं। जिन बच्चों को मुझ पर भरोसा नहीं, मुझे उनके साथ अब रहना नहीं। इससे अच्छा तो मैं अकेले ही रह लूं। इतना कहकर लक्ष्मी जी घर से बाहर टहलने के लिए निकल गई। रात में जब प्रतिभा ने संजय को सारी बात बताई तो संजय बोला, गलती कहीं ना कहीं मेरी ही है। जो माँ के दिए हुए शिक्षा से मैं भटक गया था, इसीलिए तो अपनी बेटी को भी सही संस्कार नहीं दे पाया। माँ जो कर रही है उसके भविष्य के लिए ठीक कर रही है। अब तो मैं माँ से नजरें मिलाने के लायक भी नहीं हूं। बेहतर रहेगा तुम भी अपने स्वभाव को बदल लो, वरना ऐसा ना हो कि जो हमने माँ के साथ किया आगे चलकर वही हमें भी सहना पड़े। समय रहते अपनी भूल को सुधार लो, यही हमारा प्रायश्चित होगा। अब प्रतिभा को भी अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने लक्ष्मी जी के सामने हाथ जोड़कर उनसे अपने बर्ताव के लिए और बेटी को सही रास्ते पर लाने के लिए उनसे माफी और उनकी मदद मांगी। हर माँ अपने घर का सुंदर भविष्य देखती है, तो लक्ष्मी जी ने भी बहू की मदद करने का वादा किया और बोली, बहू, कई बार बच्चों को सही रास्ते पर लाने के लिए कठोर बनना पड़ता है, जो मैं आज तक नहीं बनी और इस उम्र में मुझे बनना पड़ा। तुम भी साक्षी के लिए थोड़ी कठोर बनो। जब उसे लगेगा कि और कोई रास्ता नहीं है तो उसे सीधे रास्ते पर आना ही होगा। हर किसी को अपनी भूल का एहसास हुआ और आखिरकार साक्षी को भी सही रास्ते पर आना ही पड़ा। आगे चलकर राजीव भी अपनी पुरानी यादों से बाहर आया और अपने देश लौट आया। फिर मिलजुल कर पूरा परिवार एक साथ रहने लगा। लक्ष्मी जी अपने जीवन के आखिरी दिन बच्चों के साथ उसी घर में बिताने लगे। दोस्तों, कई बार जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो हम अहंकार में उनके साथ कठोर व्यवहार कर जाते हैं, पर हम ये क्यों भूल जाते हैं कि जिस माता पिता पर बचपन में हम आंख बंद कर भरोसा करते थे,
उन्हीं को आगे चलकर हम कटघरे में खड़ा कर देते हैं। इस दोष के लिए ना तो इस जहान में ना उस जहान में कहीं माफी नहीं मिलती है। तो पछतावा करने से पहले अपनी भूल को सुधार ले और माँ को बांटे नहीं बल्कि प्यार और सम्मान दे। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए फॉलो करें हमारे पेज को। और ऐसे ही और भी वीडियोस यूट्यूब पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक पर जाके आप देख सकते हैं। धन्यवाद।